ये सुप्रीम कोर्ट में टारगेट किलर्स की लिस्ट पेश की गई, उसमें सबसे ज्यादा टारगेटेड किलर्स एमकेएम के क्यों थे ऑन रिकॉर्ड? तो ऐसा नहीं है, गलत है ये गलत है। तो सर ये जो अब आपने सवाल कर लिया। नहीं, अब गलत है ना ये। तहम्मुल से इसके बाद वाला करना, अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर लो। सर 92 की बात करने पे। हाँ मैं आ रहा हूँ ना वहीं बेटा, बहुत जल्दी में हो। तुम जमात इस्लामी से तो नहीं हो? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, असल कुछ और चीजें हैं। आप जेल कभी इत्तेफाक हो जाने का, विजिट का, जेल जाओ और जेल में एक रजिस्टर, नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूं, जेल में एक रजिस्टर होता है जिसमें जो अंदर जाता है आदमी, जब गिरफ्तार होके कस्टडी होती है उसकी, तो उसके एड्रेस और शनाख्ती कार्ड देखो कभी जाके। मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं कि उनका ताल्लुक जो जेल में बंद हैं वो कहां से हैं। 90% कराची से नहीं है। आप माशाल्लाह एक वेल डिफाइंड बंदे होके आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर ये बंदा जल्दी कर रहा है तो जमात इस्लामी का है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद मैं भी जमात इस्लामी का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम भी जमात इस्लामी से तो नहीं है? मैं नहीं हूँ। जब हुकूमत में आते हैं तो आप बिगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? अब तक तो हम शेर ही हैं। कह रहे हैं कि आज ये शेर हैं, लेकिन अवाम को बकरी बना रहे हैं, ये वो अलग बात है। मियाँ साहब को एक कॉल गई कि असी तक 35 पंचर ला देते ने, तो फिर जब 35 पंचर कर दिए थे तो किसके पंचर किए थे? 35 पंचर किसके हुए थे? आपको क्या लगता है, चाहे कितनी ही एलिजिबल लोग इस कमेटी में हों, क्या निगोशिएशन होगी? एक तो मैं नाज से चले उसको बाद में बताऊंगा। मैं इस खातून का, इस बेटी का जवाब दूं। इनका जवाब दे रहा हूं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, वो पीछे नौजवानों ने जो बात की, बहुत सारे लोग हैं जो कायद-ए-आज़म को नहीं मानते। आप देखें बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रहते हुए कायद-ए-आज़म को नहीं मानते, रिट ऑफ स्टेट को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को तोड़ते हैं। वो सरकारी ओहदे में रहते हैं, वर्दी पहने हुए रहते हैं, वज़रा रहते हैं, फौजी होते हैं, जजेस होते हैं। हम उनके साथ भी बात करते हैं। जब रियासत की जिम्मेदारी आपके पास आन पड़ती है तो आप डायलॉग से ही उनको राय और उनको बंदूक के जोर पे कायल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर हाल में अमन चाहिए। एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट के साथ, वसीम अख्तर साहब, निहाल हाशमी और नाज बलोच साहिबा। और ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, इसी सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पूछना चाहेगा? जी अच्छा, मेरा नाम जावेद हुसैन है और मेरा जो सवाल है तीनों मेहमानों से है वो ये कि सलीम साफ़ी ने जो है जो तहरीक तालिबान के जितने मेंबरान हैं, चाहे वो फजलुल्लाह हो या शाहिदुल्लाह शाहिद हो, इनके रिश्ते वो तमाम के तमाम जो है मीडिया पे तमाम लोगों के सामने पेश किए। अब मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जो बातचीत या जो मुज़ाकरात होंगे तालिबान के साथ, अगर खुदा न ख्वास्ता वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात फ़ेल हो गए, यानी तालिबान के ऐसे शराइत हुए जिनको हम कबूल ना कर सके या वो फ़ेल हो गए, तो क्या ये मुमकिन है सिर्फ तालिबान को हम ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म करेंगे या उनकी फैमिलियाँ कहाँ जाएंगी जिनके साथ तालिबान के रिश्ते मौजूद हैं? शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में उनके तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं, उनका क्या होगा? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इनका। मैं ये पूछती हूँ कि आज कराची में इतनी दहशतगर्दी है, बंदा घर से निकलता है, उसको पता नहीं है कि वो वापस घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आए दिन टेलीविजन स्क्रीन पे ये आम रूटीन बन चुका है कि 20 टारगेट किलिंग या 15 टारगेट किलिंग से तो नीचे की बात ही नहीं होती है। इससे कम हो तो लोग कहते हैं अच्छा आज ये हुआ है, तो फिर कोई न्यूज होती है कि कम हुआ है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या मैं पूछती हूँ, ब्लास्ट पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो फिर कराची में भी हम यही कहें कि एक एरिया कहीं पर अगर आपको दहशतगर्द या एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं तो फिर आप पूरा इलाका जो है ड्रोन से उड़ा दें? आपकी क्या राय? इसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज। जंग होती है जब, तो इस किस्म के नुकसानात होते हैं। जो तालिबान का मामला है वो तो एक दहशतगर्दी है, कलदम तंजीम है वो, और वो आपके रिट को चैलेंज किए हुए है, स्टेट को नहीं मानती, आइन को, कानून को नहीं मानती। ठीक है। और जैसे कि आपने बात की सवाल में कि एक अगर निगोशिएशंस का चांस मिला है और वो नाकाम हो जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि ऑपरेशन किया जाए।
अब ऑपरेशन का जो है वो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हमारी जो आर्मी है ये स्ट्रैटेजी बनाएगी कि किस तरह इनको देखना है। उनको पता है इनके जितने भी हाइड आउट्स हैं या जहां भी ये एक्टिविटीज करते हैं वो अपनी प्लानिंग करेंगे। जाहिर है वो कोशिश यही करेंगे कोलैटरल डैमेज कम से कम हो और जो टारगेट है उसी को हिट किया जाए। ये उनका तरीक़ेकार होता है जंग में, और जंग में नुकसान तो होते ही हैं। ठीक है जी, निहाल साहब। देखिए, महज़िब माशरा और रियासत के अपने तकाजे हैं। रियासत और महज़िब माशरा जो हम और आप हैं, हम दहशत गर्दों के अमल को नहीं दोहराएंगे। हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपने रियासत, समाज और बैन अल-अक़वामी सतह पे भी, और मैं ये समझता हूँ ये क़ब्ल अज़ वक्त सवाल है और इसके मामले में बेहतर जवाब या तो कमेटी दे सकती है या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिनके पास ऑपरेशनल कमांड है। ठीक है जी, क्वेश्चन जी, नेक्स्ट माइक किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है और क्वेश्चन है हाशमी साहब से कि ना आप सियासत आने से पहले आपने ना बहुत सारे वादे किए थे, रोटी कपड़ा मकान वगैरह आप करेंगे, देंगे सबको, तो फिर है ना आपने मतलब है ना दिए क्यों नहीं? मतलब अभी तक आपको एक और सियासत में आने का मतलब एक और मौका चाहिए आपको, मतलब इसमें एक और मौका चाहिए होगा आपको। बेटा आपने अच्छा सवाल किया। गो के ये वादा रोटी कपड़ा और मकान का हमने नहीं किया, मगर ये हक है, आइन भी आपको कहता है, आपका दीन भी कहता है, आपकी रियासत कि यकीनन वो हुकूमत नहीं अगर अपने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान ना दे सके। बुनियादी एक और चीज़ है कि गुज़श्ता ये जैसे आप सबको पता है कि 60 साल हो या 65 साल हो, हमने मुनाफकत की अपनी रियासत के साथ, और उसकी बेसिक वजह है कि हमने करप्शन को इंतहा तक पहुंचाया। आज 8 माह गुजर गए, आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात में कमी हुई है, आधा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर अपनी कोई नई गाड़ी नहीं खरीद रहा है। ऐवान सदर के अखराजात आधे कर दिए हैं, मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये आपसे वादा करते हैं, ना हम करप्शन करेंगे ना करने देंगे, और टेन्योर के इख्तिताम तक आप देखिएगा कि आपके ख्वाब जरूर पूरे होंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम सर, दिस इज़ मी मुस्तफ़ा खान और स्टूडेंट हूँ मैं MBA का। मेरा आपसे सर सवाल तीनों से मुश्तरका है। सर हमें यहाँ पे बुलाया गया, हम यहाँ पढ़ने आए, ठीक है, हमें यहाँ पे टीम वर्क सिखाया जाता है, हमसे कहा जाता है कि टीम वर्क काम करो। इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं, लेकिन सम टाइम हम अपने प्रोजेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, तो हमारे टीचर एम्फेसाइज करते हैं, इंस्ट्रक्टर जो एम्फेसाइज करते हैं कि टीम वर्क करो। तो सर आप लोग टीम वर्क के तौर पे काम नहीं कर सकते कभी भी? हमेशा देखिए हम सर हमारा जो है यहाँ फ्यूचर ये है कि हम जो है सक्सेस हासिल करें। हमारा गोल क्या है कि हम अपनी अच्छी डिग्री हासिल करें। आप लोगों का गोल सर क्या है? पाकिस्तान की तरक्की ना। तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा अगर आप इसी तरह लड़ते रहेंगे, क्रॉस वर्डिंग करते रहेंगे, सर एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ते रहेंगे? तो ये तो हमारा माशरा है और हमारे ये नहीं कहता ना। बेटा आईना दिखाने का शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सीखा कहीं भी जा सकता है किसी भी उम्र के लोगों से। आपने देखा होगा कि 12 ये जो सियासी कारकुन हैं, हमने आपके और रियासत के बेहतरी के लिए टीम वर्क के तौर पे काम किया है। मसलन APC इज ए साइन ऑफ टीम वर्क। ये जो APC है टीम वर्क है। ये जो अभी कौमी असेंबली में जो इजलास हुआ वो भी एक टीम वर्क थी। जब NFC अवार्ड होता है वो भी टीम वर्क होता है। जब वाटर अकॉर्ड होता है वो भी टीम वर्क होता है। जब 18वीं तरमीम थी वो भी हमारी टीम वर्क थी। तो आप यकीन और जमा खातिर रखें कि जब भी रियासत और लोगों की भलाई का होगा, हो सकता है हमारे मंसूबे हमारे मंशूर अलग हैं, मगर जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को फोकस करना होगा तो हम पार्लियामेंट में बैठ के या पार्लियामेंट से बाहर APC में टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। सर बट इस टीम वर्क का जो है आउटपुट क्या है? हमें तो जीरो दिख रहा है। कराची ऑपरेशन आप देखें, बहुत शानदार आउटपुट रहा है कि जराइम की शरह बहुत कम हुई है। नहीं, अब ऐसी बात भी ना कीजिए। तो ये निहाल हाशमी साहब, सर ये तो आवाम के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि क्राइम में कमी हुई है। कोई कराची ऑपरेशन में तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जनवरी में देख लें क्या होता रहा है। अभी सन 2014 में आगाज जो हुआ है वो कितना खतरनाक रहा है, जिसमें दहशतगर्दी के हमले भी हुए हैं, टारगेट किलिंग भी अपनी जगह पे चल रही है। वसीम साहब देखिए, जो निहाल हाशमी साहब ने बात की अपनी जगह दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान बनने के बाद पार्टियां मजहबी सियासी वजूद में आई वो कहीं ना कहीं टीम वर्क शो करती हैं, मगर ये मेरी अपनी सोच है, जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है, जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ कहा रोटी कपड़ा और मकान जी। अब इसने जब ये
बड़ा हुआ है, इसके कानों ने यही सुना कि लोग नारे लगाते फिर रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान, सियासी लीडरान, इनके जहन में भी वही चीज है। हालांकि मेरी नजर में रोटी कपड़ा और मकान देना जो है वो एक कौम को तबाह करने वाली बात है। उनको इस काबिल बनाओ, तालीम, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, ताकि वो खुद अपनी रोटी, अपना कपड़ा और मकान बनाएं। अगर हम इनको प्रोवाइड करते रहेंगे तो ये कौम तबाह करते हैं आप। इसके बाद जहां टीम वर्क की बात आई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो सियासी मजहबी जमातों को टीम वर्क करना चाहिए था उसमें मैं भी शामिल हूं। हमारी भी गलतियां हैं कि वो नहीं किया गया। खास तौर पे इस जनरेशन के लिए तालीम में टीम वर्क कहीं नहीं है हमारा सियासी जमातों का। जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप तालीम हासिल करने के बाद आपके पास नौकरी के लिए जगह नहीं है। ये हम सियासी जमातों की गलतियां हैं कि हमने ये चीजें प्रोवाइड नहीं किया इस जनरेशन को। ठीक है, वो कब होगा जब पार्लियामेंट के अंदर वो जहन बैठेगा जाके इलेक्शन लड़के जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हो, पढ़ा लिखा हो। वो जब जाएगा वहां वो कानून साजी करेगा। आज जो कानून साजी हो रही है वो माजरत के साथ, दीज आर द फैक्ट्स, के 70% जो नेशनल असेंबली में लोग बैठे हैं वो होर्डर्स हैं। वो होर्डर्स क्या कहते हैं, जो जखीरा अंदोजी करते हैं, ये वो मेंबर्स हैं इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली में जो होर्डर्स हैं इस मुल्क के, जिनकी वजह से कीमतें ऊपर जाती हैं। आप भी तो असेंबली का हिस्सा। हाँ, मैं भी हूं। मैं नहीं हूं अभी, मेरे पार्टी है। ठीक है, तो पॉइंट ये है बताने का, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। उसमें सारी सियासी जमातें हैं, एमक्यूएम नहीं है उसमें। हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम होर्डर्स हो नहीं सकते। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो पॉइंट बताने का ये है, जब तक उस असेंबली में अच्छे लोग नहीं जाएंगे इलेक्ट होके, आप लोग अच्छे लोगों को इलेक्ट नहीं करोगे, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखता। सर, अभी रिसेंट इलेक्शन की बात है, जब मैं अपना वोट कास्ट करने गया, मैंने देखा मेरा वोट पहले से ही कास्ट हुआ था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, वोट डला हुआ था पहले से ही। हर इल्जाम आप पे ही क्यों लगाए जाते हैं? जो आप बोल रहे हैं कि जो है वो अमेरिका से इमदाद लेते हैं और जो है हुकूमत ऐसी है, तो आपकी पीटीआई कैसी है फिर? वसीम साहब, जब इमरान फारूक कत्ल केस की जब समाअत हुई थी लंदन में, तो लंदन की हुकूमत ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान में जो उसके कातिल हैं वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले एमक्यूएम क्यों इस पर उठ गई थी कि अल्ताफ हुसैन से इज़हार यकजहती वगैरह हुआ था, तो ये क्यों होता है? देखिए अली, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान एक जुनून और एक जज्बे का नाम है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया वो किस बेसिस पे, कौन सी कुव्वत और ताकत थी? हमारे पास जुनून था और जज्बा था इस कौम के पास, तभी कायदे आज़म ने कौम। सवाल जो था वो टीम वर्क के। जी, आई एम कमिंग टुवर्ड्स दैट। I totally agree over here that together everyone can achieve more. Team stands for together, everyone can achieve more. सब मिलके एक काम कर सकते हैं, इकट्ठा होकर बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करें? हम क्या करें कि अगर हमारे सामने गुज़िश्ता हमारी पुरानी मिसालें अच्छी नहीं हैं, हम क्या करें कि हमारे सामने मौरूसी सियासत ने हमारी जड़ें खोखली कर दी हैं? हम क्या करें कि जब हम देखते हैं कि वादे होते हैं बड़े बड़े, जब हुकूमत आती है तो किचन कैबिनेट सज जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर समधी बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर भाई बन जाते हैं, बहनोई के बच्चे फूड मिनिस्टर बन जाते हैं। हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? जब लगा है पंचर। हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें जब हमें एक ही नारा लगाकर नारे की बुनियाद के ऊपर चीजें दी जाती हैं? अगर एक अस्पताल तामीर किया जाता है तो उसके ऊपर तस्वीर लगा दी जाती है। आप सिविल हॉस्पिटल कराची जाके देख लें, आप तमाम जिला हॉस्पिटल का हाल जाके देख लें, एक वार्ड पे रंग किया जाता है तो बाहर तस्वीर लगाई जाती है ताकि आते जाते मरीज समझे कि हमें इन तस्वीरों के सर सदके शायद हम पे रहम हो रहा है, करम हो रहा है। जी नहीं, ये पाकिस्तान का हक है, ये हमारे हकूक हैं जो आप सलब करके आप सरे महल भी बना रहे हैं और आप डार साहब के बेटों की तरह बैठ के दुबई में बिजनेस चमका रहे हैं। डार साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। डार साहब, इसाक डार साहब, मैं कहती हूँ इसाक डार साहब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आपका फर्ज है कि इस मुल्क के फाइनेंशियल विज़र्ड बन के इधर की करेंसी को बहाल करें, ना कि अपने बेटे के अकाउंट्स को। अमेरिकी इमदाद तो लेना बंद करें केपीके में आप।
ठीक है जी, क्वेश्चन। कोई अमेरिकन जवाब जरा पूछे, अमेरिकी इमदाद नहीं ले रहे। इनका बजट अमेरिकी इमदाद से चल रहा है और ये अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं। 100 अरब का नुकसान जो अमेरिका ने अमेरिकी इमदाद पे चल रही है, 100 अरब अमेरिकी इमदाद पे चल रही है आपकी 100 अरब का नुकसान जो अमेरिका ने आपको दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जितना डैमेज किया है। क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को जितना डैमेज यहाँ पर ये सब कह रहे हैं ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, हमें भी मौका दे दें। 1 सेकंड कंप्लीट करने दें। 100 अरब का नुकसान अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को और बदले में क्या दिया है? और बदले में इन्होंने चंदे इनको बहुत कम मिला जब अमेरिका गए थे। बताइए, बदले में चंदे नहीं मिला कुछ इनको। अच्छा चलें, अगला सवाल सुन लें। अगला सवाल जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल नाज बलोच साहिबा से वो ये कि इलेक्शन कैंपेन से पहले इमरान खान साहब कहते थे कि हम 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर देंगे। 90 दिन में मतलब वो बार बार कहते रहते। मुझे ये बताएं कि उनकी जो केपीके में गवर्नमेंट है, उन्होंने केपीके गवर्नमेंट में उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स किए आवाम की खुशहाली के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने पंचर लगाने थे वो पंचर ना लगाते तो हम वफाक में होते तो पूरे पाकिस्तान की करप्शन को हम कंट्रोल करते। इस वक्त केपीके में हमारी हुकूमत है। आइए मैं आपको बताती हूँ केपीके में हमने क्या। 1 सेकेंड जी, केपीके में हमारी हुकूमत है। केपीके के अंदर हमने तमाम स्कूल्स के अंदर, आप पाकिस्तान की बात करें, आप अमेरिकन पैरेट ना बने। डोंट बिकम अमेरिकन पैरेट। अमेरिका ज्यादा नहीं करता है, आप पाकिस्तान की बात करें। आप अमेरिकी इमदाद पे लाना चाहिए। पाकिस्तान पंजाब हुकूमत ने अमेरिकी इमदाद पे लाना चाहिए। मुझे जवाब देने दें। देखिए, अभी आपको पता होगा जैसे हुकूमत में आते ही हमने तमाम स्कूल्स के अंदर, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर टीचर्स, और इनकी गलती नहीं है, ये अमेरिकन पैसों पे पले, इनकी गलती नहीं है। अमेरिकन पैसे ले रहे हैं, ये बात करने नहीं देंगे, ये बात करने नहीं देंगे। और ये अमेरिका से चंदा भी लेके आते हैं, ये बात करने नहीं देंगे। चंदा लेने आप जाते हैं। अच्छा जी, देखिए, हमने अभी अपने जो सेहत का इंसाफ की मुहिम हमने स्टार्ट की है और केपीके में घर घर जाके हम हेल्थ किट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने 80,000 गर्ल चाइल्ड बच्चों को एनरोल करवाया है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हम लेकर आए हैं और हम वो चीजें लेकर आए हैं जो आज से पहले कभी किसी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सवाल मेरा सवाल जाके पंचर नहीं लगाया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल पीटीआई से है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिका के खिलाफ रैली निकाली थी, तो ये इमरान खान साहब कह रहे थे ये पीटीआई की रैली है, हुकूमत की रैली नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें शामिल नहीं है। 13 अरब डॉलर के खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिका एनजीओ के जो हैं वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? जो आप बोल रहे हैं कि जो है वो अमेरिका से इमदाद लेते हैं और जो है हुकूमत ऐसी है, तो आपकी पीटीआई कैसी है फिर इस मामले में? लेकिन इट्स वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस कि तहरीक इंसाफ स्पाइन रखती है। तहरीक इंसाफ के पास एक बैकबोन है और हमारी बैकबोन पाकिस्तान की अवाम है जिसने हम पे ट्रस्ट किया। इसी वजह से हमने नेटो सप्लाई को ब्लॉकेट करके ये साबित किया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। हम जी देखिए, जो यूएसएड के प्रोजेक्ट्स हैं वो आज के प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो पिछले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि 100 अरब का नुकसान पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया है, तो अमेरिका कोई एहसान नहीं कर रहा हमारे ऊपर। अमेरिका हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहा। जो कोलैटरल डैमेज हुआ है उसको कौन रिबिल्ड करेगा और कौन रिपेयर करेगा? बड़ी ढिठाई से डॉलर लेते रहेंगे, अपनी जात के लिए नहीं ले रहे। क्वेश्चन सवाल किससे है आपका सवाल? आप तो IMF से कर्जे ले लेकर आपने अमेरिका की बात हो रही है, हमारे में पहुंच गई। सवाल जी, सवाल पूछिएगा जी। सवाल सर मेरा सवाल बोलिएगा ताकि आवाज सुनाई दे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल वसीम साहब से है। जैसा कि आपने इससे पहले कहा कि लाल मस्जिद के सामने इमाम बारगाह है और उन्होंने उसके ऊपर पॉइंट आउट करा कि इसके ऊपर मार्किंग हुई भी है और आपने कहा हम मिलजुल के नहीं रह सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, जैसे कि हम इस शो में या और मुख्तलिफ शोज़ में देखते हैं, आप सियासी पार्टी वाले जितने भी हैं, जब आप लोग मिलकर नहीं रह सकते, आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि हम जो अवाम है हम मिलकर रह सकें? दरअसल आपने जो बात टॉलरेंस की थी तो वो उसको उस तरफ मोड़े हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी आपस में। तो अपनी गलती बता रहा हूं आपको, सियासी जमातों की गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। तो अवाम तो मुत्तहिद है, अवाम तो आज भी मुत्तहिद है कि इस टीटीपी के साथ क्या होना चाहिए।
अवाम तो मैं समझता हूँ एक पेज पे है हर चीज पे, और फिर सियासी जमातें या लीडरान जो है वो अवाम को ही देख के आगे जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, किससे आप मेरा सवाल वसीम साहब से है। वसीम साहब, जब इमरान फारूक कत्ल केस की जब समाअत हुई थी लंदन में, तो लंदन की हुकूमत ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान में जो उसके कातिल हैं वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले MQM क्यों इस पे उठ गई थी कि अल्ताफ हुसैन से इज़हार यकजहती वगैरह हुआ था, तो ये क्यों होता है? MQM इसलिए खड़ी हुई कि उस इशू को मीडिया में बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल किया जा रहा था। एक सियासी जमात को मलाइन किया जा रहा था, एक लीडर को मलाइन किया जा रहा था। तो एक सियासी जमात के कारकुनों का ये हक बनता है कि अगर उसकी जमात या पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी बात हो जिसमें उस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती, तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाए। इसलिए हमने अपना हक अदा किया और आवाज उठाई। इमेजिनरी बहुत बड़ी इशारा है, और ये सिर्फ MQM का नहीं है, काफ़ी सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी यही करती हैं कि कुछ भी धरना देना है, किसी चीज़ का एहतजाज करना है, तो वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट में नहीं होता क्या है कि सारी शाराएं ब्लॉक कर दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? हम पुरअमन होकर नहीं रह सकते? देखें, उस दिन संडे था और हमें वही जगह मिली थी कायद-ए-आज़म मज़ार के सामने वाली। अब कराची की आवाम MQM को इतना चाहती है कि लाखों लोग खुद आ गए वहां। लाखों लोगों ने आके सड़कें ब्लॉक हो गई वो। तो हमारा तो पुरअमन एहतजाज था। ये MQM के लड़कों को गिरफ्तार किया गया था जो जाली वोट कास्ट कर रहे थे। सर वो भी क्या झूठा इल्जाम था? वसीम साहब, मैंने देखा है कि नाज बलोच साहिबा और निहाल साहब से जब भी कोई सवाल पूछा गया उन्होंने कहा ये अच्छा सवाल है। जो भी पूछता रहा है सबसे कहा गया अच्छा सवाल, आपने एक दफा भी नहीं कहा। मेरा भी दिल करता है करप्शन करने को, क्योंकि इस माहौल में हमने परवरिश पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहील खत्री है। वसीम अख्तर साहब से मेरा सवाल है। सर आपने बोला उन बंदों को वोट दें जो करप्ट ना हो। सर अभी रिसेंट इलेक्शन की बात है, जब मैं अपना वोट कास्ट करने गया अपने पोलिंग स्टेशन में, सर मैंने देखा मेरा वोट पहले से ही कास्ट हुआ था। और सर अभी रिसेंट में एक वीडियो भी बताई गई थी मीडिया पे कि MQM के लड़कों को गिरफ्तार किया गया था जो जाली वोट कास्ट कर रहे थे। सर वो भी क्या झूठा इल्जाम था? देखो, अच्छा वैसे वसीम साहब, मैंने देखा है कि नाज बलोच साहिबा और निहाल साहब से जब भी कोई सवाल पूछा गया उन्होंने कहा ये अच्छा सवाल है। जो भी पूछता रहा है सबसे कहा गया अच्छा सवाल, आपने एक दफा भी नहीं कहा। सुनो बेटा, बात सुनो, जवाब दे रहा हूं मैं तुम्हारा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, वोट डला हुआ था पहले से ही। खैर ये मैं मजाक कर रहा हूं। सुनो, ऐसा होता है, हमारा ये कल्चर बन गया है, पूरे मुल्क में ऐसा है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये नहीं कि MQM ने वोट डाल दिया। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है वो बहुत ही गलत है, बहुत खराब है। इसी में हम सबको इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। ठीक है, इतने लूप होल्स हैं कि हाँ, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे जाली वोट डलते हैं, जिनके प्रूफ पूरे मुल्क में से आए हैं, सिर्फ कराची नहीं। इस निज़ाम को ठीक होना चाहिए। ये वोट डालने वाला निज़ाम गलत है, इसलिए लोग फायदा उठाते हैं। वो हर जमात से हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे से जी क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा सवाल निहाल हाशमी साहब से। सर आप बार बार अमन की बात कर रहे हैं कि हमें अमन चाहिए और मुज़ाकरात से ही अमन आप कर रहे हैं। तो ये तब से, जब से आपकी हुकूमत आई है दोबारा इसमें, तो तब से अब तक सिर्फ मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तान और कराची के हालात आप देख रहे हैं कि कितना अमन है यहाँ पर। अब मुझे बता सकते हैं कि कैसे ठीक होगा ये अमन? देखिए, हमें आपका मुस्तकबिल बहुत अजीज है। 8 महीना आपको पता है एक चीज़ को फॉर्मुलेट करने में होता है, लोगों को सुनना पड़ता है, आप जैसे लोगों से मशवरे करने पड़ते हैं। मैं आपको रेस्ट एश्योर कराता हूं, अगर करप्ट गवर्नमेंट ना हो और करप्ट प्रैक्टिस ना हो तो वो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ जरूर करता है और आपका मुल्क जरूर टेक ऑफ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर मेरा सवाल जो है निहाल हाशमी साहब से है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि तालिबान अपने इन मुज़ाकरात पे कायम रहेगी? और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हम क्या तालिबान से, जिसे एज ए टेररिस्ट जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, कहीं हम दुनिया को ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि हम कमज़ोर मुल्क हैं और हम एक
टेररिस्ट तंजीम से जो है मुज़ाकरात करने के लिए बैठ गए और एक आज़ाद स्टेट है। सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया को हमने 1998 में पैगाम दे दिया है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारी अफवाज बड़ी बासलाहियत है और हमें मालूम है कि रियासत के रिट को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। और आप जमा खातिर रखें कि आपकी अफवाज टिट फॉर टाइट करना जानती है। आपने देखा होगा जब ये 2 वाक़या हुआ बन्नू का, तो उसके बाद आपके जेट तैयारों ने क्या काम दिखाया। ठीक है जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम निहाल सर और वसीम सर दोनों से। सर पहला सवाल तो मेरा आपसे वसीम सर के हर मामले में ऐसा ही क्यों होता है कि एमक्यूएम की इन्वॉल्वमेंट होती है? हर गलत मामले में एमक्यूएम की इन्वॉल्वमेंट मस्त होती है, किसी भी अच्छे काम में एमक्यूएम को इन्वॉल्व किया ही नहीं गया है। ये आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि आप, और उसके बाद हर मामले में आप यही बोलते हैं कि नहीं इल्ज़ाम है इल्ज़ाम है इल्ज़ाम है, तो हर इल्ज़ाम आप पे ही क्यों लगाए जाते हैं? बाकी पार्टियां भी है जितनी भी हैं, यानी इससे किसी के ऊपर भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। बाकी सर दूसरा आपसे सवाल है कि कराची है, पेशावर है और हमारा बलूचिस्तान का एरिया है जिसको हम कोयटा हो गया, जितने भी ब्लास्ट होते हैं जो भी होता है वो सिर्फ इन्हीं इलाकों में होते हैं। पेशावर के ऊपर, सॉरी पंजाब के ऊपर कभी अटैक क्यों नहीं हुआ? पंजाब के ऊपर कभी ब्लास्ट क्यों नहीं किया गया, या पंजाब को कभी हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? ऐसे मामलात में टेररिज्म के अंदर हमेशा यही एरियाज आते हैं, या तो कराची आता है या पेशावर आ रहा होता है या हमारा कोयटा आ रहा होता है। पंजाब हमेशा क्यों महफूज हो जाता है? हालांकि लाहौर भी बहुत बड़ा एक शहर है, लाहौर के अंदर भी होना चाहिए। खैर अल्लाह रहम करे हर मुल्क के ऊपर, अल्लाह हर शहर के ऊपर रहम करे, मगर एक जनरल बात है कि सिर्फ इन्हीं शहरों को क्यों हाईलाइट किया जाता है? जी वसीम साहब, ये क्वेश्चन अगेन इट इज अ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। और एक सेकंड जी, जरा खामोशी प्लीज। बच्चों सुनो जरा गौर से। ये बताइएगा जरा कि जनवरी 2011 के बाद से पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर शहर जहां पे 2010 में काफी धमाके हुए थे, उसके बाद वहां पे दहशतगर्द कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? इनको चूंकि इन्होंने आइंदा बागडोर संभालना, और मैं इनसे दरख्वास्त भी करूंगा हिस्ट्री को जरूर पढ़ा करें। इसके 2 हिस्से हैं, एक तो गवर्नेंस से ताल्लुक रखता है और एक महरूमी से। ये बात आप लोग सही कह रहे हैं कि 66 सालों से इस्लामाई जो कुव्वतें हैं, जो इस्टब्लिशमेंट है, उसने केपीके को और बलूचिस्तान को उनके जायज हुकूक नहीं दिए। इसी तरह से कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था नहीं किया गया, इनके बच्चों को मुलाजमतें नहीं दी गई, इनके पार कोटा सिस्टम रखा गया, इनके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिला से महरूम किया गया और यहाँ के नौजवानों को महरूम रखा गया उसके जायज हुकूक से। इसलिए यहाँ एक इस्तराब की कैफियत पैदा हुई थी। पंजाब में ये हुआ है कि वहाँ की गवर्नेंस बहुत ही बेहतर है, वहाँ का जो वजीर आला है वो अपने आप को वाकई खादिम आला समझता है और वो आपके लिए दानिश स्कूल बनवाता है, वो आपके लिए लैपटॉप लेके आता है। आप किसी सूबे में ही बताएं कि ऐसा कोई निज़ाम। इसी तरह से केपीके, वहां पर भी जो हुक्मरानी रही है वो महरूमियत की रही है, लोगों पे जबर किया गया है, लोगों पे ताकत मुसल्लत किया गया, उनको जायज हुकूक नहीं दिए गए। जिन जिन जगहों पे आप हुकूक नहीं देंगे, लोग अपनी सियासी हुकूक से जब महरूम होते हैं तो इजहार करते हैं इस तरह के तशद्दुद से। जी, एमक्यूएम को ही क्यों हमेशा इल्जाम दिया जाता है? कराची की जो डेवलपमेंट हुई है ये किसने की है? ये अच्छा काम है नहीं है? मुस्तफा कमाल चाइनीज था, एमक्यूएम पीछे थी। सर जो भी थे, ठीक है, आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, नो डाउट। एजुकेटेड पर्सन अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा है और काम भी करते हैं, नो डाउट। सुनो, पॉइंट इज कि मुस्तफा कमाल इज द ओनली पर्सन जो फ्रंट पे आए थे और जिन्होंने काम किया था और आज उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, मगर रेस्ट ऑफ देम व्हाट आर दे? सुन लो ना, अब देखें टीम वर्क होता है। ये हर जमात में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो काम करते हैं आगे बढ़ के, ठीक है, कुछ नहीं करते, कुछ स्लो होते हैं, तो ये एक जमात का तरीका है। अब हमारा काम आपने देखा कराची में, ठीक है, हमें पहली दफ़ा ऐसे पावर्स मिले जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स थे, हमने डिलीवर करके दिखाया। जब भी हम गवर्नमेंट में आए हैं, हम कोलिशन में आए हैं, वहाँ आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है, ये वाहिद जमात है एमक्यूएम पूरे मुल्क में जिसमें मौरूसी सियासत नज़र नहीं आएगी आपको।
ये वाहिद जमात है, ठीक है। और सुन लें, और एक ये वाहिद जमात है जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग ऊपर आए हैं, कारकुन लेवल के लोग। लेकिन वसीम साहब उनका कहना था कि हर मामले में एमक्यूएम पर ही क्यों इल्जाम? मैं वहीं आ रहा हूं ना। तो इस किस्म के लोग असेंबलियों में आए हैं। आपके मुल्क की सियासत जो है वो नहीं चाहती कि ये कैटेगरी लोगों की जो है, अवाम की, वो असेंबलियों में आए। आपके यहाँ असेंबलीज में फ्यूडल माइंडसेट के लोग, चाहे पंजाब से हों, चाहे सरहद से हों, चाहे सिंध से हों, वो उन लोगों की इजारादारी है। हमने वो स्टेटस को तोड़ा है। एक गरीब पढ़े लिखे लड़के को अल्ताफ भाई ने MNA MPA बनाया, तो इसलिए हम इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं जो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं। हर जमात में खामियां होती हैं, हम भी बशर हैं ना, हम कोई ऊपर से उतरे हुए नहीं हैं। इसी माहौल में हमने भी परवरिश पाई है। मेरी जमात में, मैं खुल के बता रहा हूं आपको, मेरी जमात में डिसिप्लिन है। मैं 2-3 दफा वजीर बना हूं, मेरी जमात ने मुझे वजीर बनाया है। मेरा भी दिल करता है करप्शन करने को, क्योंकि इस माहौल में हमने परवरिश पाई है। मगर मेरी जमात का इतना चेक है मुझ पे कि अगर मैं करप्शन करूं, शायद एक दफा तो बच जाऊं, दूसरी दफा मैं पकड़ा जाऊं तो मुझे पार्टी से फारिग कर दिया जाए। तो सुने, एक सेकंड ठहरें। तो इसलिए हमारी जमात में आपको मिलेगा कि किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं आए आज तक। किसी कोर्ट में MQM के MNA MPA पे कोई मुकदमा नहीं चला करप्शन पे। हाँ, दहशतगर्दी पे जरूर चला है, मुझ पे 64 मुकदमे थे मर्डर के, ठीक है, मुझ पे, मगर करप्शन नहीं थी, ठीक है। पॉइंट ये है कि मैंने वो झूठे मुकदमे होते हैं, वो सियासी मुकदमे होते हैं, मगर पॉइंट ये है कि करप्शन के अंदर हमारा आदमी आपको इन्वॉल्व ऐसे नहीं मिलेगा। जरूर होंगे, मैं सियासी हवाले से बात कर रहा हूं, MNAs MPA सेनेटर्स, हर पार्टी में गलत लोग भी होते हैं, हमारे यहां भी होंगे। तो इन जर्नल अगर आप देखो तो हमारी जो सियासत है वो स्टेटस को के अगेंस्ट है। इसलिए सारे इल्जाम, जिनापुर तक का इल्जाम हम पे लगा, हकीकी बनाई गई MQM को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं। हमारे 15,000 लोग मारे गए। अगर हम पे ये इल्जाम है कि हम मारते हैं लोगों को, तो मेरा सवाल ये है कि मेरे लोग किसने मारे? सर मेरा सवाल आपसे ये, वसीम साहब से है सवाल मेरा। सवाल मेरा ये है कि 11 मई 2013 में जब इलेक्शन का दिन था तो धांधली के बहुत से केसेस सामने आ रहे थे और काफ़ी लोग क्या नाम है MQM के ही अगेंस्ट में बातें कर रहे थे ना। मैं सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं काफ़ी लोगों की बात कर रहा हूँ। अक्सरियत यही थी कि लोग यही कह रहे थे कि MQM ने ही धांधली करवाई कराची। किसी एक पार्टी पे इल्जाम नहीं थे, काफ़ी सारी पार्टीज में थे के हवाले से थे। जहाँ तक PTI का सवाल है, काफ़ी लोगों ने वोट PTI को दिए और वहाँ से MQM के वोटर्स क्या नाम है मेम्बरान जीते हैं। तो जब वापस री वोटिंग हुई है तो वहीं 45 सीट्स उनकी क्या नाम है PTI के नाम होनी थी, वो MQM के कारकुनान के नाम पे निकली थी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और सर दूसरा मेरा एक सवाल था कि काफ़ी लड़कों ने कॉलेजेस की शिकायत भी की थी कि क्या नाम है उन्हें कैंपसेस से बाहर निकाला गया, बसों में बिठाया गया और बाकायदा इलेक्शन के दिन वहाँ जाके MQM के क्या नाम है उस MQM के लिए वोट देने को उन्हें ज़बरदस्ती की, बाकायदा से स्कूल्स में लेके गए थे कैंपस से, और क्या नाम है उसके हवाले से। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी ने ऐसा किया जबरदस्ती, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जहां तक रिगिंग का मामला है, देखें MQM पे जो भी इल्जामात लगे रिगिंग के हवाले से, इलेक्शन की बात, वो कोर्ट में केसेस चल रहे थे और अब उसके फैसले आ रहे हैं। अभी हमारे मोहम्मद इकबाल साहब का फैसला आया, उसको कोर्ट ने क्लियर किया है कि वो गलत इल्जाम लगा है। हमारा मैंडेट 85% है इस शहर का। जाहिर है वोट्स हमें पड़ते हैं, आज के नहीं 9 इलेक्शन लड़ चुके हैं हम। इस किस्म के इल्जामात लगते हैं हमारे सिस्टम में। I would just like to add one thing over here कि देखें, जहाँ तक PTI की बात है तो मेरा ख्याल है ऑडिटोरियम में बैठा हुआ हर शख्स शायद बोल ना पाए, लेकिन वोट बल्ले पे ही मारा था आपने। ये बोल ना पाए लेकिन वोट बल्ले पे ही पड़ा था। PTI के लिए लोगों ने खुद घर से निकल के वोट कास्ट किया। तो दिस इज द चेंज एंड आई थिंक दैट एवरीबडी शुड एक्सेप्ट दैट चेंज। एवरीबडी शुड एक्सेप्ट कि नौजवानों को तब्दीली अब चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, 8 महीने हम लोग की पार्टी को यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह से। आप लोगों ने कहा चेंजेस करेंगे। जब भी मैं भी टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, जब भी कोई भी आपका शो में आया है, कहीं भी आया है, उनका हमेशा ये हुआ कि करेंगे।
करेंगे, कोशिश होगी, लेकिन आज तक 8 महीने हो गए, कोई भी चेंज नहीं हुआ। हम लोग घर से निकलते हैं, हमारी अम्मी हम पे पढ़ के फूक रही होती हैं कि हमारा बच्चा वापस आ जाए, लेकिन कुछ भी होता है, एक भी चेंज यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ। लोड शेडिंग उतनी की उतनी चल रही है। शहबाज शरीफ ने कहा लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। कीमतों में चेंज हुआ है ना, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, बिल्कुल कोई क्या चेंज हुआ है? बहुत चेंज हुआ है, बड़ी है। जीएसटी चेंज हुआ है, सारी चेंजेस जितनी भी हुई हैं, इन्होंने तो सब चेंज कर दिया। सर जितनी भी चेंजेस हुए, आप लोग आते हैं, आप लोग कुछ नहीं हमारे लिए काम करते हो, आप लोग टीम वर्क क्या करें, मतलब जिस निहाल साहब आप बताइए। यकीनन चेंज आया है। सदर चेंज हो गया, आर्मी चीफ भी चेंज हुआ है, करप्शन कल्चर भी चेंज हुआ है। 18वीं तरमीम के तहत एक माइंडसेट चेंज हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मिडिल क्लास डॉक्टर अब्दुल मालिक को बलूचिस्तान की हुकूमत दे दी गई। ये भी चेंज आया है। ये भी चेंज था कि थरकोल मंसूबे के इफ्तिताह पर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब की तारीफें कर रहे थे। ये भी चेंज, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब कहते रहे हैं कि अली बाबा 40 चोर कह के बुलाते रहे हैं, वो सब हमें अब सुनने को नहीं मिल रहा। गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, इकट्ठे इफ्तिताह हो रहे हैं, ये चेंज है। देखिए, वजीर आला सिंध ने ये दावत दी थी वजीर आजम को, और वो पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कहीं भी जाना हो जरूर जाएंगे हम। केपीके में भी जाते हैं और इनके साथ भी खड़े हैं। सीएम केपीके ने 2 महीने का वक्त मांगा, 2 महीने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई को वक्त जल्दी दे देते। ठीक है जी, नाज बलोच साहिबा आपका जिसके साथ ही आज के शो का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं, को इन्होंने धरने पे लगाया हुआ है। निहाल हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। वसीम अख्तर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, और नाज बलोच साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।